दोस्तों, सबसे पहले आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने बता दिया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो टिप्पणी की गई और जो फैसला किया गया वो मोदी सरकार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अब अपनी इस वीडियो में आपको पूरी तफसील से दिखाने जा रहा हूं कि आखिरकार ये झटका कितना बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया, 7 दिन का जो वक्त दिया गया, 5 मई तक के लिए कहा गया है कि जो स्टेटस है वक्फ का वो वैसा का वैसा बना रहेगा। ये कितना बड़ा झटका खासतौर पर मोदी सरकार के लिए होने जा रहा है। इसी के साथ साथ आपको आज मैं दिखाने जा रहा हूं कि कल तक सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करने वाले, क्योंकि उस समय राम मंदिर का फैसला आ रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करने वाले आज सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या क्या बोल रहे हैं, उनके जज को लेकर क्या क्या बोल रहे हैं। नसीहत दी जा रही है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। इस दौर में आज पूरी एक चीजें समझिएगा इस वीडियो के जरिए कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर क्या मंशा सरकार की थी और इस फैसले के बाद उस मंशा को कितना करारा झटका लगा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, 5 लाइनों में पहले मैं समझा दूं इस वक्फ संशोधन कानून का मतलब क्या था और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो कैसे कुठाराघात है वक्फ संशोधन कानून में सरकार की मंशा पर। तो देखिए, सबसे पहले ये लिखा आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून की सुनवाई में क्या क्या हुआ। वक्फ बोर्ड में नहीं होगी कोई नियुक्ति, ये साफ कर दिया गया। जो सबसे ज्यादा अनिवार्य मोदी सरकार के लिए हो गया था कि वक्फ संशोधन कानून में के तहत कम से कम वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को एंट्री कराई जाए, उसको लेकर एक करारा झटका लगा है। अब दूसरा सोचिए, संपत्तियों में बदलाव पर भी रोक लगा दी है कि किसी भी तरह की कोई संपत्तियों में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही ये कानून बना उसके बाद आपने भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता और खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान को सुना होगा, जो उन्होंने वक्फ संपत्तियों को लेकर बोला था कि कब्जा कर रखा है, ये कर रखा है, उनसे वापस लेंगे और उस पर हॉस्पिटल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और तब भी मैंने कहा था बिल्कुल होना चाहिए अगर किसी ने कब्जा कर रखा है, लेकिन अगर इतना ही आपकी मंशा है उत्तर प्रदेश का विकास करने की, स्कूल बनाने की, हॉस्पिटल बनाने की, तो उत्तर प्रदेश में जगह की कमी नहीं है। दरअसल आपको सिर्फ वक्फ की जमीन पर बनाना है, यह आपकी मंशा है तो पहले क्लियर करना चाहिए। अगर आपकी मंशा वाकई उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटल, स्कूल और ये तमाम चीजें खोलने की है तो आपको उत्तर प्रदेश में बेतहाशा जमीनें मिल जाएंगी, लेकिन वो आप करना नहीं चाहते। खैर, तीसरा, वक्फ बाय यूजर की संपत्ति को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। यह भी एक बड़ा झटके के तौर पर है। कलेक्टर कोई बदलाव नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपको याद होगा आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने दिखाया था कि कैसे कपिल सिब्बल ने इसी मुद्दे को उठाया था कि जब कोई विवादित बात होगी और सरकार वर्सेस वक्फ बोर्ड का मसला होगा, तो ऐसे में सरकारी नुमाइंदा यानी कलेक्टर ही अगर उसमें सब कुछ होगा, जज होगा, वही फैसला करेगा, तो यकीन मानकर चलिए वो किस तरफ कैसा फैसला होगा, कितना न्याय संगत होगा, समझिए। लेकिन इसमें क्या हुआ, कलेक्टर कोई बदलाव नहीं कर सकेगा। यही नहीं, अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, केवल 5 याचिकाओं पर सुनवाई होगी और सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। यानी कुल मिलाकर ये 5 बड़ी खबरें निकल कर आई। अब आइए महत्वपूर्ण कदम पर क्या क्या कहा जा रहा, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट पूरा मामला समझ चुका है कि ये जो एक्ट है ये कुछ चीज़ों को वायलेट कर रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं माइनॉरिटीज़ के उनको वायलेट कर रहा है और कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उनको वायलेट कर रहा है। और दूसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ये भी समझ चुका है कि जो कानून बनाया गया है ये कहीं ना कहीं से ऑप्रेस भी कर रहा है मुसलमानों को, क्योंकि वो कोर्ट ने ये बात कही कि जब आप हिंदू माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, उनके रिलीजियस एंडोमेंट्स एक्ट्स हैं स्टेट्स के, तमिलनाडु के हैं और कर्नाटका के हैं और स्टेट्स के डिफरेंट स्टेट्स के, वहाँ तो आपके जो मेंबर हैं वो सिर्फ हिंदू ही होने चाहिए और सिखों में सिर्फ जो है सिख होने चाहिए, तो यहाँ पे आप जो है नॉन मुस्लिम क्यों डाल रहे हैं। देखिए, यही मुद्दा था। ये मैंने बताया ना कि इनका मंशा सिर्फ यही थी कि एक तुष्टीकरण का खेल चल रहा था। ये बार बार मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पर लगाते हैं, लेकिन ये हिंदू तुष्टीकरण का मसला नहीं था। मैं यकीन बताकर चल रहा हूं, इस कानून से हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इसे हिंदू प्राइड के तौर पर बीजेपी के नेता बता रहे थे। वो कहते हैं ना कि अपने दुख से कोई दुखी हो ना हो, लेकिन अगर सामने वाला दुखी है तो खुशी मिल जाती है, ठीक है ना। ये वाली स्थिति लाकर खड़ा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि रोजगार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अर्थव्यवस्था डावाडोल हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, महिला सुरक्षा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इंसान सुरक्षित नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुसलमानों पर लगाम कसी जा रही है ना, ये सबसे बड़ा मसला है। तो उसी आधार पर जो खुद को कट्टर हिंदू कहते हैं उनके लिए एक खास फैसला था। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मंशा न केवल समझी बल्कि इस हालात में लाकर खड़ा कर दिया कि अब 5 मई तक किसी भी तरह का वक्फ स्टेटस में कोई बदलाव नहीं हो, कलेक्टर कुछ नहीं कर पाएंगे, नियुक्तियों को लेकर कुछ नहीं हो पाएगा। आप समझिए, भारत समाचार की इस खबर का भी मतलब समझिए। केंद्र की सुप्रीम कोर्ट से स्टे न लगाने की अपील, मांगा 1 हफ्ते का समय। दरअसल लगातार बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते का समय
अदालत ने दिया तो अदालत नहीं है, लेकिन ये समय मांगा गया है। आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने पहले भी बताया था, दरअसल इनको समय की जरूरत थी, क्योंकि इस बात का इनको डर लग रहा था कि अगर इस पर स्टे लग गया तो कानून होगा तो सही, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो प्रभावी नहीं हो पाएगा, लागू नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए स्टे नहीं मत लगाइए, आप एक मिनट रुक जाइए, हम कुछ और चीजें निकाल कर लाते हैं। इसकी कोशिश की जा रही है। अब 5 मई तक का वक्त दे दिया गया है कि 5 मई तक तो कोई भी वक्फ के स्टेटस में बदलाव नहीं हो सकता है। वहीं क्या हम ये मान लें कि जो आज हुआ, अदालत के अंदर जो आदेश आया, वो पूरी तरह से मुसलमानों की जीत है और वक्फ का संशोधन कानून 2025 जो लागू किया गया, उसमें वाकई मोदी सरकार को पूरी तरह से झटका लगा है? तो इसके पेचीदगियां समझिए। 7 दिन का जो वक्त मांगा गया है, उस वक्त में काफी कुछ चीजें और बदल सकती हैं, करने की कोशिश की जा सकती है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को जरा गौर से पढ़िएगा, क्योंकि लड़ाई अभी आधी इन्होंने जीती है, अभी बाकी है। कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन नहीं किया जाएगा, वक्फ बाय यूजर को हटाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा वक्फ एक्ट के खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। अभी इसमें काफी कुछ और ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर अभी पूरी तरह सुनवाई नहीं हो पाई है, अभी उसका भी एक चीजें चल रही है, बहुत सारी चीजें होनी है। इसीलिए इसमें जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा हमें सुप्रीम कोर्ट से कुछ उम्मीद है, लेकिन हमारी लड़ाई हर स्तर पर जारी रहेगी। मौलाना महमूद मदनी, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर कहा नया वक्फ कानून वक्फ संपत्तियों पर कब्जे की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुसलमानों की भागीदारी, वक्फ बाय यूजर की समाप्ति, कलेक्टर द्वारा वक्फ की स्थिति बदलने की असंवैधानिक कोशिश पर हमारी आशंकाएं मानी। ये सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरे देश के बुद्धिजीवियों की चिंता है। जमीयत इस कानून के खिलाफ हर स्तर पर लड़ाई जारी रखेगा। यानी शुरुआती तौर पर तो आप इसमें खुश हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी ये लड़ाई है, क्योंकि आप समझ सकते हैं जिसके हाथ में सत्ता होती है उसमें कई पेच निकाल सकता है। आप आम इंसान है, आप क्या करेंगे क्या नहीं वो आगे जाकर आपको पता लगेगा, आप समझ जाएंगे इन सब चीजों से। अब जरा समझिए क्या कह रहे हैं। ये बिल्कुल सिरे से डिस्क्रिमिनेटरी हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, जो रिलीजन को फॉलो करने का हर इंडिविजुअल का इख्तियार है उसको हिट करता हो, ये कोर इश्यूज हैं कोर्ट के सामने यही कोर इश्यूज है। एमआर शमशाद अधिवक्ता है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आए थे। उन्होंने कहा जिस देश में बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं वहां अलग अलग कानून बने हुए हैं, किसी एक मजहब के कानून को उठाकर उसमें ऐसे प्रावधान डाल दें जो असंवैधानिक हो तो ये गंभीर चिंता का विषय है और वाकई इस पर आवाज उठनी चाहिए थी। और ये आवाज सिर्फ मैं हमेशा कहूंगा वक्फ बोर्ड का मसला नहीं है, सिर्फ किसी भी तरह के ऐसे हो तो इसके लिए आवाज उठानी चाहिए और ये प्रखर आवाज उठी तो यकीन मानिए उसी का असर है कि आखिरकार जिन चीजों को लेकर चिंताएं थी, परेशानी थी, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाई। आपने देख ही लिया लोकसभा और राज्यसभा में जिन लोगों पर आप भरोसा करते रहे, जिन पर लगातार मुस्लिम समाज ने कहा कि नहीं नहीं ये तो हमारे हितैषी हैं, बीजेपी के साथ हैं तो क्या हुआ, लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त में कैसे मुस्लिम समाज को गच्चा दिया, ये उनका खुद का कहना है कि हाँ हमसे भूल हो गई। मैं साफ साफ नाम लेकर बता रहा हूं, जेडीयू और चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का स्थिति राज्यसभा और लोकसभा में क्या रही। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद जागी इन लोगों को। आगे क्या लिखते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून की सुनवाई क्या क्या हुआ। वक्फ बोर्ड में नहीं होगी कोई नियुक्ति, संपत्तियों में बदलाव पर रोक है, वही सारी चीजें जो पहले बताई गई थी लल्लू राम ने पूरा बताया है। अब जरा इनको भी सुन लिए क्या कह रहे हैं। आपको चिंता हो गई वक्फ बोर्ड की, वक्फ प्रॉपर्टी की, वक्फ बोर्ड के मेंबरों की, आपको चिंता मंदिरों की नहीं है। मंदिर रजिस्टर्ड हैं क्या देश के सारे? फुटपाथ पे मंदिर बने हुए देश के अंदर, आप एक के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। इस देश को, ये संविधान के हिसाब से चलने वाला देश है, ये मानवता का देश है। ठीक है, यहाँ के लोगों को फ्रीडम है रिलीजन मानने की, मगर सभी रिलीजन को हिसाब भी देना होगा। अब देखिए यही वाली बात मैंने पिछले अपने वीडियो में भी कही थी कि अगर आप हमेशा ये कहते हैं कि वक्फ मस्जिद जो है 300-400 साल पुरानी है, 500 साल पुरानी है, कागज लाओ किया भी जा रहा है, आपने देखा भी होगा। एक तो हाल ही में एक निकल कर आया है कि 300 साल पुरानी संभल वाली, वो बता रहे हैं उनका दावा है कि 300 साल पुरानी मस्जिद है, लेकिन लोगों का कहना है नहीं यहाँ तो हॉस्पिटल था, तमाम चीजें थी। अब इसी को लेकर है, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे देश में कई प्राचीन मंदिर मस्जिद सब है, क्या मंदिरों के पास भी वही कागजात हैं? नहीं। इसीलिए वक्फ वर्शिप एक्ट का कम से कम थोड़ा सम्मान करना चाहिए, लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से किया गया और उसके बाद मस्जिद के बाद सीधे उठकर ये वक्फ संशोधन कानून के तहत वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर क्या करना चाह रहे थे, इनकी मंशा खुल गई है और इसी के तहत अब इस पता लगता है कि एक धर्म के साथ ये कैसा व्यवहार करना चाहते हैं। अब आइए कैसे बौखलाहट देखने को मिल रही है। अब इस बौखलाहट को जरा इस तमाम अलग अलग ट्वीट से समझिएगा क्या है। एक
अमृतंश आनंद हैं, वो लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज भारत में अपनी मर्जी के मुताबिक नियम और कानून पूरे देश पर थोपते हैं। जैसे कॉलेजियम व्यवस्था कोई दूसरा जज नहीं बन सकता, योग्यता रहने के बाद भी जिसके नाम की सिफारिश है वही बनेंगे। ये इन्होंने मुद्दा उठाया, तो उनको मैं थोड़ा जवाब दे दूं कि ये अगर आप व्यवस्था कहते हैं तो जब मसला निकल कर आता है राम मंदिर की सुनवाई का, तब भी क्या आपने यही ज्ञान बांटा था? क्या यही ज्ञान बांटा था कि अपने मन मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया? क्योंकि उस समय भी अगर आप कोर्ट का यह आदेश उठाएंगे तो यकीन मानकर चलिए आपको पता लगेगा सबूतों और तथ्यों के आधार पर ही नहीं बल्कि भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वो फैसला सुनाया गया था। इस सुप्रीम कोर्ट का लिखित बयान है पहला। अब आइए, सौरभ बाबू हैं कोई, उन्होंने लिखा सर्वोच्च न्यायालय सदन का चौथा इकाई बन गया है। अब कानून लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी गुजरता है। सुप्रीम कोर्ट लास्ट में, अर्थात यह सबसे ऊपर है। अब आप समझिए क्या कहना चाह रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, जबकि सौरभ भाई क्या है, खुद एक हिंदू है। वह संशोधन कानून से ना इनको कुछ मिलने वाला है और ना इनका कुछ जा रहा है अभी तक, लेकिन इनको इससे बहुत भी, मैंने कहा ना, इन्हीं लोगों के लिए स्पेशली वक्फ संशोधन कानून बीजेपी और मोदी सरकार लेकर आई थी। अब कितना इनको दिक्कत हो रही है। गुड थिंकिंग ने सरकारी वकील भी बिक गए लगते हैं। बीजेपी और आरएसएस को चाहिए कि वे देश भर में घर घर जाएं और बताएं कि वक्फ बाय यूजर क्या है और कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट की मानसिकता के बारे में जन जागरण अभियान छेड़ें। ये हिंदू सोते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि मामला क्या है, फैसला जनता की अदालत में। अच्छा, इनको भी बहुत ज्यादा जानकारी वक्फ बाय यूजर और तमाम चीजें जो कह दिया गया वो इन्होंने मान लिया। और उसे याद, आप देखिए रीनू यादव है, क्या लिखती है, कपिल सिब्बल भारत का दुश्मन नंबर 1 क्यों है? क्योंकि उनके तथ्यों तर्कों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने माना। अब मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बाल नरेंद्र वाली पुस्तक बहुत गहराई से पढ़ी और उसे सच्चाई मान ली है, जिसमें बाल नरेंद्र अपने घर पर मगरमच्छ उठाकर ले आता है और ये उसकी वीरता की कथा कहानियां बांटते रहते हैं। हो सकता है आने वाली पीढ़ी को भी बताएं। ऐसा नहीं होता दीदी होता क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट में कोई मसला जाता है ना, वो चुनावी मंच नहीं है कि वहां से आपने कुछ भी बोल दिया हो गया। वहां जाकर आपको तथ्यों के आधार पर बताना पड़ता है। तो वही तथ्य सामने रखे गए थे। अगर इतना ही था तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता क्या कर रहे थे वहां पर? ये तमाम चीजें कहते हैं वहीं जिन्होंने पहले राम सेतु के अस्तित्व पर सवाल उठाए, श्री राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई टालने की कोशिश की, धारा 370 हटाने का विरोध किया और अब वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खड़े। और खैर, जनता इनके चाल चरित्र चेहरे को पहचानती है। तो पहला राम सेतु वाले उस पर आ जाते हैं। राम सेतु वाले का पूरा प्रकरण शायद मैडम आपको पता नहीं है, पहले पता कर लीजिएगा तब बोलिएगा। दूसरा, राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई टालने की कोशिश की गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, कतई नहीं था। और हर जगह जब आप 2-3 पक्ष देखते हैं तो दोनों पक्षों में अलग अलग वकील होते हैं। अब कई जगह कई ऐसी भी चीजें हैं, आप अंदर खाने जाकर पता करेंगे। आसाराम बापू का पता कर लीजिएगा, आसाराम बापू जो है जिन पर क्या क्या आरोप है, उनके वकील कौन कौन रहे हैं पता आपको लग जाएगा, जब पहले जाकर पता करिएगा। तो आप राम जन्मभूमि की बात करते हैं, वहां तो छोटी छोटी बच्चियों का मसला था। बीजेपी के कितने ऐसे नेता रहे जिन्हें राज्यसभा पहुंचाने का काम बीजेपी ने किया और आसाराम बापू के वो वकील थे नहीं थे, पहले जाकर पता करिए। तो आधी जानकारी के साथ कर रहे हैं। धारा 370 हटाने का विरोध किया, वो अपने आप एक पेचीदा मसला था। धारा 370 से आपको अपना पर्सनल क्या फायदा हुआ या हिंदुओं को क्या फायदा हुआ वो बताना जरूरी है। आप जम्मू कश्मीर के हालात जाकर फिर से जाकर चेक कीजिएगा। और अब वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। वक्फ बिल से आपको क्या फायदा होने जा रहा है ये मुझे भी नहीं मालूम। मैं खुद हिंदू, मुझे भी नहीं मालूम कि वक्फ संशोधन कानून आ जाएगा तो मेरा क्या भला हो जाएगा, ये हिंदुओं का क्या भला हो जाएगा। चूंकि मुसलमानों को इससे आपत्ति है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है, पेट में मरोड़ हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कड़ा आवाज उठा दी है। अब छीजल इधर लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट अब राष्ट्रपति के पद से भी ऊपर हो गया, जनता के वोट से चुने सांसदों से भी ऊपर। कांग्रेस के समय इनकी नसबंदी हो गई थी, तभी तो चल तक नहीं कि इतने संशोधन हो गए। अब आप संशोधन का जिक्र करते हैं तो संशोधन तो अब भी बीच में होते रहते हैं, आपको पता ही नहीं है इस बारे में। लेकिन संशोधन के साथ साथ वाजिब बात होनी चाहिए, इस पर जरा गौर करना चाहिए। अगर इतना ही है तो 3 कृषि कानून सुप्रीम कोर्ट ने उस पर हस्तक्षेप नहीं किया था। हाथ जोड़कर मोदी जी को खुद माफी मांगकर 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। तो एक बार के लिए आपको खुद नरेंद्र मोदी साहब के लिए भी ऐसे ही वक्तव्यों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिस तरह के वक्तव्य आपने भी कांग्रेस के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए बोल रहे हैं। 3 कृषि कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं किया था, वो आदेश, वो फैसला खुद नरेंद्र मोदी साहब ने आगे आकर लिया था, क्योंकि चुनावी तौर पर वो फंस गए थे। तो ये आप देखिए कौन मौका परस्ती के साथ काम करना चाहता, आप जरा इस बात को समझिएगा। चलिए अगले आते हैं। एक अखिलेश दीक्षित है, वो लिखते हैं एक बात पूछनी थी। एक सरकारी डॉक्टर अपनी नौकरी के समय में खुद का प्राइवेट क्लिनिक नहीं खोल सकता, ओके। एक सरकारी टीचर भी खुद की कोचिंग नहीं खोल सकता, ठीक है। तो ये सांसद महोदय सांसद होते हुए भी वकील कैसे हैं? बिल्कुल सही सवाल किया। ये बीजेपी के नेताओं से भी पूछना चाहिए था, खैर अब तो नहीं है, लेकिन अरुण जेटली साहब से भी पूछना चाहिए था, अरुण शौरी साहब से पूछना, बहुत सारे नेता थे जिनसे पूछना चाहिए था, है ना। और यही स्थिति ये भी पूछनी चाहिए थी कि जो गंभीर मामलों में अपने ही राज्य से
कोर्ट के आदेश पर बाहर कर दिए गए हैं, उनको क्या चुनाव लड़ने का अधिकार क्यों है? क्यों बड़े किसी भी तरह का आरोप लग जाए तो बेचारे की नौकरी चली जाती है आम जनता की, लेकिन ये नेता लोग कैसे सांसद, विधायक, मंत्री ये बन जाते हैं, जरा ये भी पता कर लेना चाहिए। इस पर जवाब नहीं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कपिल सिब्बल निशाने पर है। अब जस्टिस संजीव खन्ना का एक मैं बस सुनाना चाह रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो संपत्तियां वक्फ घोषित हैं या रजिस्टर्ड हैं उन्हें भी जैसी स्थिति में रहने दिया जाए, बस यही पेट में मरोड़ उठा रही है किसके? अंधभक्तों के। खैर, अंधभक्तों का क्या, वो तो हमेशा ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।